हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ ऐसे साइलेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हर एक इंसान को पता होने चाहिए और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ज़रूर होने चाहिए क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्ट इट्स वर्क फ्रॉम 26 नवंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना काम करना 26 नवंबर 1946 से शुरू किया था और उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, वो हेड कर रहे थे एक ड्राफ्टिंग कमेटी को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए रखी गई थी। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था और बी आर अम्बेडकर उसके हेड थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दैट इज वाई उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा पहला फीचर है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इट इज बीन not only the essential right are given under it but detailed administrative instructions are also given under it। इसका कारण यह है कि इसमें ना ही essential rights दिए हैं, बल्कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जो इसको लेंथियस बनाते हैं। और इसका एक और रीज़न है कि जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे इंडिया के लिए। और इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है और इसमें डिटेल्ड रूल्स दिए गए हैं हर एक स्टेट के लिए, वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए। तो इसी वजह से ये काफ़ी बड़ा है, हमारा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। तो ये पहला फीचर हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए डिस्कस करते हैं अगले फीचर को। अगला जो है वो है मेड फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। जैसे कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेक फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। कुछ पार्ट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो दूसरी कंट्रीज से लिए गए हैं। द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टुक द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारे मेकर हैं, दैट मीन्स जो बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्ट्रक्चर पार्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था उन्होंने। और ये वेरियस सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट हमने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगला हमने यूनाइटेड किंगडम से सिंगल सिटीजनशिप का फीचर लिया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का लिया था, रूल ऑफ लॉज लिए थे और प्रेरोगेटिव रिट्स भी वहीं से यूनाइटेड किंगडम से हमने अडॉप्ट की थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट जो है हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आगे जो है वो है हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट ली। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला जो फीचर हमने लिया है वो है हमारा यूएसएसआर
यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये भी लिया था। अब यूएसएसआर नहीं बचा है, इसी को हम यूएसएसआर 1991 में टूट गया था, जिसको आज हम रशिया के रूप में जानते हैं। तो जब इससे फीचर्स लिए गए थे तो उस समय ये यूएसएसआर था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ली थी। अगला जो है वो है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी हमने आयरलैंड से लिया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर। अगला जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे और फ्रांस से हमने रिपब्लिक होने का फीचर लिया था। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया था। हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगला जो था वो फीचर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। अगला जो जापान से हमने लिया था वो था प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लॉ, जैसे हमारे लॉ कैसी बनती है वो प्रोसीजर हमने जापान से लिया था। अगला जो साइलेंट फीचर है वो है हमारा यूनिवर्सल अडल्टरी फ्रेंचाइजी। इसके अंतर्गत आर कॉन्स्टिट्यूशन में गेव द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु वाज अबव 21, बट इसको घटा के 18 साल कर दिया गया था। अब तो मतलब कि हर एक इंडियन सिटीजन को राइट है वोट करने का जब वो 18 साल का हो जाता है। अब पहले ये एज 21 थी, अब इसको घटा के 18 साल कर दी गई है। तो अगला फीचर जो है वो है हमारा सिंगल सिटीजनशिप का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। दिस मीन्स दैट एनीवन हु टेक द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री विल ऑटोमेटिकली लूजेस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल जो सिटीजन है इंडिया का, वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप इंडिया में खत्म हो जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिटीजनशिप का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट था वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स विद द सिटीजन्स can enjoy by simple being a citizen. Right to vote, get elected to post like president, member of parliament and all other available for the citizen of India. जो citizen है हमारे इंडिया के वो काफ़ी enjoy करते हैं कुछ चीज़ों को, जो जैसे कि उनको वोट करने का अधिकार है, वो इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और जितने भी अवेलेबल पोस्ट्स हैं हमारी सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन्स के लिए, वो सिंगल सिटीजनशिप की वजह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको ये फीचर समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। वो जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा फ्री जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है वो फ्री होके काम करती है। इसमें कोई भी दखल-अंदाज़ी नहीं होती किसी की भी। तो जो जुडिशरी है वो एनफोर्स करती है फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 से। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा, जुडिशरी किसी के भी अंडर नहीं आती, जुडिशरी अपना काम फ्रीली करती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर कोई मनमानी भी करती है सरकार, अगर बाय चांस कोई मनमानी भी करती है तो जुडिशरी के पास ये राइट होता है कि वो लॉ बनाते टाइम उसको चैलेंज कर सकती है और उसका रिव्यू कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक साइलेंट फीचर है हमारा। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वासी फेडरल मीन्स इट सीम्स टू बी फेडरल बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फेडरल। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि स्टेट और यूनियन की जो पावर्स हैं वो बटी हुई हैं, पर क्वासी फेडरल सिस्टम ऐसा है कि ये दिखने में तो फेडरल सिस्टम लगता है पर ये कम्प्लीटली फेडरल सिस्टम नहीं है। इट इज़ हैविंग सम सीरियस टिल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका ज़्यादा झुकाव हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, जो इमरजेंसी के टाइम में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है किसी भी स्टेट में तो उस स्टेट गवर्नमेंट के जो
सारी पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ये एक साइलेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला फीचर जो है वो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इट अडॉप्टेड इट बिकॉज was experienced following the form of government. This is often called westernized form of government. इसको हम वेस्टर्न मिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इस गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आंसर करने के लिए लेजिस्लेचर्स को थ्रू वेरियस मेथड्स और फॉर्म्स में, जबकि हमारे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर को आंसर करने के लिए। तो ये डिफरेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आगे बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अगला फीचर जो है हमारा वो है अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सीन दैट देयर आर मैनी प्रोविजंस व्हिच कैन बी एम्बेडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया है कि काफ़ी ऐसी प्रोविजंस हैं जो काफ़ी आसानी से अमेंड किए जा सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में। पर इसी के दूसरी साइड में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 368 व्हिच नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी एसेंशियली द मैटर which are affected the policies of state government. अंडर आर्टिकल 368 में कुछ स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है ऐसे केसेस में जो अफेक्ट करे पॉलिसीज की स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये काफ़ी अच्छा मिक्सचर है एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड का मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम छेड़ नहीं सकते, उनको अमेंडमेंट नहीं कर सकते काफ़ी आसानी से, पर कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जिनको हम अमेंड आसानी से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मिक्सचर है एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये साइलेंट फीचर भी समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर जो है वो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो हमें आर्टिकल 36 टू 51 में बताई गई हैं। इसके इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। अगर आप को वो वीडियो देखना है तो मैं आपको ये लिंक आपको दे दूंगा आई बटन पे, आप वहां जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। तो स्टेट पॉलिसीज बेसिकली वेलफेयर ऑफ द पीपल उस स्टेट के लिए बनाई गई होती हैं। और स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो एक मतलब आप उन पे कोर्ट पे उनको नहीं जा सकते अगर कोई स्टेट उनका वायलेट करता है। तो तो चलिए यही थी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट के लिए जो स्टेट को ध्यान में रखने होते हैं कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाने से पहले उस स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर जो है वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं कुछ हमारे देश के प्रति, और ये इसकी इंस्पिरेशन हमने यूएसएसआर से लिए थे जो अब रशिया है। तो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अंडर आर्टिकल 51A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 में हमने ऐड की थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये फीचर भी। अगला फीचर जो है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। ये आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। दे आर यूनिवर्सल राइट, ये यूनिवर्सल राइट्स हैं विच आर गिवन टू ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सारे यूनिवर्सल राइट्स हैं जो हर एक सिटीजन को दिए जाते हैं इंडिया के। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हैं। आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 23, 24 एंड 25 और 28 जो हैं वो सभी को दिए गए हैं हु इज लिविंग इन द कंट्री एक्सेप्ट टू द सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्रीज। तो जो इस कंट्री में रह रहे हैं एक्सेप्ट टू जो हमारी एनिमी कंट्रीज में हैं उनके
उनको छोड़ के। तो ये थे हमारे 11 साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।